आज हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक की कहानी जिसने 1351 से लेके 1388 तक रूल किया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक गया है सिंध में और वहां पे थट्टा करके एक फोर्ट है, उस थट्टा करके फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उस समय आर्मी वहीं पर थी, पूरी स्टेशन थी। अब ये क्वेश्चन था कि आर्मी को सेफली वापस दिल्ली कौन लेके आएगा। तो आर्मी ही आपस में डिसाइड करती है और मोहम्मद बिन तुगलक का एक बड़ा भाई होता है, उसके चाचा का लड़का होता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक का। तो यहाँ पर आर्मी फिरोज शाह तुगलक को आर्मी का हेड अपॉइंट कर देती है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है कि हमें आप सेफली दिल्ली लेकर चलो। वहां पर दिल्ली में दूसरा किस्सा होता है। वहां पर काजी था जियाउद्दीन बरानी, जिसके चाचा अलाउल मुल्क भी दिल्ली के काजी थे और बहुत बड़ी लेवल पे थे। अब ये जियाउद्दीन बरानी ऐसा सोचता है कि दिल्ली को खाली कैसे रखे। उसको खबर पहुंच जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो चुकी है। अब ये खबर सुनते ही वो मोहम्मद बिन तुगलक का एक छोटा बच्चा होता है महमूद करके, उसको गद्दी पे बिठा देता है। कुछ दिन बाद फिरोज शाह तुगलक पूरी आर्मी को सेफली मंगोल के अटैक से बचाकर दिल्ली तक पहुंचा देता है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर वो देखता है क्या कि जियाउद्दीन बरानी ने एक छोटे से बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया है। फिरोज शाह तुगलक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस छोटे बच्चे को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। फिरोज शाह तुगलक के डर से जियाउद्दीन बरानी दिल्ली से भाग जाता है और जाता है निजामुद्दीन आहुलिया के खानका में। निजामुद्दीन आहुलिया का खानका तभी काफी फेमस हुआ करता था। वहां पे ये जियाउद्दीन बरानी जाकर रहने लगता है और सुल्तान यानी फिरोज शाह तुगलक को लेटर लिखने लगता है कि मेरे से गलती हो गई। उसे खुश करने के लिए वो एक बुक भी लिखता है जिसका नाम है तारीख के फिरोज शाही, और इसी बुक से हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफी डिटेल्स पता चलती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि इसमें वो डेट्स नहीं लिखता। उसकी जो पिछली बुक थी फतवाए जहानदारी, उसमें उसने काफी सारे डेट्स एंड डिटेल्स मेंशन किए थे। इसमें ज्यादा डेट्स नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टली एक कन्वर्सेशन टाइप का बुक है और स्टोरीज पैराग्राफ में बताई है। काफी इंटरेस्टिंग बुक है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, तारीख फिरोज शाही। अब ये बुक लिखता है और इसके कुछ पेजेस वो प्रेजेंट करता है किसको, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ये पढ़कर खुश हो जाता है और जियाउद्दीन बरानी को कहता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तो आजा आकर मुझसे मिलना। तो इसी तरीके से जियाउद्दीन बरानी फिर से चला जाता है दिल्ली एंड फिरोज शाह तुगलक से मिलता है। लेकिन अब फिरोज शाह तुगलक जैसे ही सुल्तान बनता है वैसे उसके आजू बाजू समस्याओं का भंडार लगने लगता है। क्योंकि हमने देखा है पहले मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान था उसने बहुत सारी गलत नीतियां अपनाई थी और उन नीतियों की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग दुखी हो गए थे। तो उसमें से एक वर्ग था उलेमा का वर्ग, काजियों का वर्ग, जो आके मिलता है डायरेक्टली किसको, फिरोज शाह तुगलक को, और उसे कहता है कि हमें अब ये सल्तनत का रूल पसंद नहीं है क्योंकि ये काफी हिंदुओं के साथ रहने लगे हैं। पिछला सुल्तान जो है मोहम्मद बिन सुल्तान, उसकी काफी वाइफ्स हिंदू थी, वो हिंदू वाइफ्स के साथ सेलिब्रेशन करता था हिंदू फेस्टिवल्स के, और वो जैन लोगों के मठ में भी जाता था और हिंदुओं को उसने ज्यादा परेशान नहीं किया था। हमें ऐसा शासन नहीं चाहिए, हमें शरिया वाला शासन चाहिए। ऊपर से वो उलेमा लोग उस फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं कि तुम्हारी माँ यानी तुम्हारी मदर भी भिटू या भट्टी राजपूत है और तुम में भी एक हिंदू का खून बह रहा है, तुम भी उनके जैसे बिहेव करोगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये भिटू या भट्टी राजपूत जो होते हैं वो आज के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाले एरिया में रहते थे। आज काफी पॉपुलेशन उनकी पाकिस्तान में है और उनका सरनेम क्या हो गया है, भिटू की जगह भुट्टो। सो इंटरेस्टिंगली जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ये यही भुट्टो या भुट्टी राजपूत के डिसेंडेंट्स है जो बाद में कन्वर्ट हो गए। जबरदस्ती इनको कन्वर्ट किया गया बाय मैनी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। एनीवेज ये सारे उलेमा जाके फिरोज शाह तुगलक को मिलते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी एक हिंदू राजपूत है और तुम कैसे इस्लाम के लिए अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। तो फिरोज शाह तुगलक में एक तरीके से बर्डन था कि उसे प्रूव करना था कि वो एक सच्चा इस्लाम का बंदा है। उसकी मदर हिंदू है फिर भी वो इस्लाम को प्रॉपरली फॉलो कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करता है। सबसे पहले वो जगन्नाथपुरी के टेंपल पे अटैक करता है और वहां का मंदिर वो तोड़ देता है। उसके बाद वो ज्वालाजी मंदिर कांगड़ा वहां पर अटैक करता है और वहां का भी मंदिर वो जला देता है। बट वो एक इंटरेस्टिंग चीज करता है, वो मंदिर जलाने से पहले वहां पर जितनी भी बुक्स थी वो बाहर निकालता है और उसको अरेबिक में ट्रांसलेट करवाता है, जिसकी वजह से हमें इंडिया के रिच कल्चर का आज भी थोड़ा सा पता चलता है। पर ये उलेमा सिर्फ उसी से खुश नहीं होते, वो कहते हैं कि हमें शरिया चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली फिरोज शाह तुगलक का क्या करता है, अभी शरिया लागू कर देता है दिल्ली और उसके आसपास जहां पर उसका शासन है वहां पर वो भी क्या है, शरिया चल रहा है। पूरा रूल वो इस्लाम के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। इस्लाम में जो जो लिखा है वैसे ही करता है। सो अपने किंगडम में वो पेंटिंग्स को बैन कर देता है, मूर्तियों को बैन कर देता है क्योंकि इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। मूर्ति पूजन पब्लिक में टोटली बैन हो जाता है। यही नहीं, म्यूजिक को भी वो बैन कर देता है।
टैक्स भी जो इस्लाम में लिखे हैं वही लगाता है। इस्लाम में 4 टाइप के टैक्स लिखे हैं, खर्च, खम्स, जिजिया, ज़कात। ये 4 टैक्स ही लगेंगे। खर्च होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, खम्स होता है अगर कहीं पर अटैक किया तो वहां पे जो वॉर बूटी मिलती है उसके ऊपर, जिजिया होता है हिंदुओं पर, और ज़कात होता है मुस्लिम्स पर डोनेशन के लिए। अब इंटरेस्टिंगली ये जो जिजिया करके टैक्स है वो फर्स्ट टाइम उसने ब्राह्मण्स पे लगाया। इतना ही नहीं, ये जिजिया वसूल करने का उसने प्रॉपर डेकोरम एक प्रोसीजर बनाया कि एक हिंदू को 4 मील दूर से चल के आना है नंगे पैर किसके पास, उलेमा या काजी के पास, जिसको क्या देने वाला है वो जिजिया, और उस उलेमा के पास आकर उसको अपने घुटनों पर बैठ जाना है और मुंडी नीचे कर कर उसको अपना जिजिया देना है। और जियाउद्दीन बरानी कहता है कि उस उलेमा को वो जिजिया एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो डिसाइड करेगा, और उसकी मर्जी कितनी होनी चाहिए। जियाउद्दीन बरानी लिखता है कि उस उलेमा की मर्जी जैसे चाहिए वैसे वो करेगा। उसको अगर उसको थप्पड़ लगाना है उस हिंदू इंसान को जिजिया लेते वक्त तो वो लगा सकता है। इतना तक कर सकता है कि अगर उसे उसके मुंह पे थूकने का मन करे तो थूक भी सकता है। ये जियाउद्दीन बरानी और बाकी के तभी के बुक्स में मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से जिजिया लिया जाता था हिंदू से उस फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। अब शरिया के साथ साथ वो काफी रिस्ट्रिक्शंस मुस्लिम्स पे भी लेके आता है। मुस्लिम महिलाओं को वो मजार में और मस्जिद के पास जाने से रोक देता है। इतना ही नहीं, वो सिर्फ सुन्नियों के लिए ज्यादा काम कर रहा था, शियाओं के अगेंस्ट काम कर रहा था। एक अलियो नाम का शिया प्रीस्ट था, उसको वो जिंदा जला देता है। अब ये सब काम करने के बाद उलेमास को थोड़ी राहत मिलती है कि हाँ, फिरोज शाह तुगलक थोड़ा अच्छे से मुस्लिम के लिए काम कर रहा है। उसके बाद वो फोकस करता है दूसरे वर्ग पर जो उस पर नाराज था। तो बहुत सारे जागीरदार, गांव के हेड तभी नाराज थे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पर अटैक किया था, उनको बहुत मार दिया था, उनके रिलेटिव्स को भी उसने कैद करके रखा था। अब उनको खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, उनके जो रिलेटिव जो जेल में थे उनको छोड़ देता है, रॉयल पार्डन दे देता है, सबकी मीटिंग बुलाता है और उनको बोल देता है कि मेरा शासन खुशी का शासन है, मैं सबको माफ कर देता हूं, कोई भी अभी जेल में नहीं रहेगा। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि हमें मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत नाराजगी है, उसने हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया और हमारे रिलेटिव्स को मार दिया। इंटरेस्टिंगली फिरोज शाह तुगलक एकदम इमोशनल बंदा था। वो उन्हें कहता है कि तुम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से लेटर लिखो और वो लेटर लेकर तुम जाना मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र में और वहां पर डाल देना। वो जाएगा अल्लाह के पास और अल्लाह उसको भेजेगा मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और वहां से मोहम्मद बिन तुगलक ये सब पढ़ेगा और तुम्हारी शिकायतें वहां पर पहुंच जाएगी और उसे वहां पर पनिशमेंट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा वर्ग जो नाराज था वो थे किसान, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अब फिरोज शाह तुगलक उनको खुश करने के लिए सोचता है। खुश करने के लिए सबसे पहले वो सोचता है कि वो कैनाल बनाएगा, इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एंड लिटरली वो बहुत बड़े बड़े कैनाल बनाने की शुरुआत करता है। यमुना नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर बड़े बड़े कैनाल्स बनाता है। उसके बनाए हुए कैनाल्स आज भी कई जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये कैनाल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था। तो इस कैनाल बनाने के लिए वो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है जिसका नाम है हक के शर्ब। लेकिन इस्लाम में ऐसे कोई टैक्स की अलाउंस नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, जाता है उलेमा के पास और उलेमा से परमिशन लेता है कि मुझे एक टैक्स लेने की परमिशन दे दो, हालांकि ये इस्लाम में नहीं है। तो उलेमा जो से परमिशन देते हैं और उनकी परमिशन से वो ये टैक्स लगाता है हक के शर्ब और बहुत सारे कैनल्स बनाने की शुरुआत करता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफी इंप्रूवमेंट आता है और बहुत सारे खेत गार्डन वो डेवलप करता है। लिटरली 12,000 से ज्यादा गार्डन वो डेवलप करता है, जिसमें अनार की बहुत ज्यादा खेती भी होती है। अब गार्डन्स डेवलप होने के बाद, एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद वो सोचता है कि वो सिटीज बनाएगा और बहुत सारी सिटीज वो बनाता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक जौनपुर करके। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जौना खान। उस जौना खान के नाम से, अपने भाई के नाम से फिरोज शाह तुगलक एक शहर बनाता है जिसका नाम है जौना खान का जौनपुर। इसके अलावा दिल्ली के आसपास वो और भी शहर बनाता है, जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसर फिरोजा हरियाणा के पास एक शहर बनाता है। यही नहीं, वो एक किला भी बनाता है बहुत बड़ा जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला, और उसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती है। आज हम देखेंगे कि उसी बाउंड्री के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो ये वहीं पर है। इसी फिरोज शाह कोटला किले के अंदर वो अशोका के जो पिलर है, हरियाणा के पास में टोपारा करके एक जगह है, वहां पे अशोकन पिलर था, वो वहां से वो निकालता है, उसको उखाड़ कर निकाल के लेके आता है और इसी फिरोज शाह कोटले के किला में लगा देता है। तो अब शहर बनाने के अलावा एक इंटरेस्टिंग काम इससे होता है। क्या हो जाता है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है और ऊपर के 2 फ्लोर में आग लगकर वो टूट जाते हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो ऊपर के 2 फ्लोर है उसको फिर से बनवाता है, और आज आप जाके देखोगे उस कुतुब मीनार को तो नीचे के 3 मालों का आर्किटेक्चर अलग है और ऊपर के 2 मालों का आर्किटेक्चर अलग है, क्योंकि वो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिनोवेट करके फिर से बनाया हुआ है।
तो अब इतने सारे काम फिरोज शाह तुगलक करता है, कैनल बनाता है, सिटीज बनाता है, जिससे किसानों को काफी मदद होती है और वो थोड़ा प्रॉस्पर करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो टैक्स असेसमेंट के लिए, टैक्स को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट करता है, निजामुद्दीन जुनैद, जो 6 साल पूरा भ्रमण करता है पूरे नॉर्थ के इलाकों में और वहां पर एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बिठाता है, जो बाद में शेरशाह इंप्रूव करके उसको अच्छी तरीके से लगाता है। लेकिन उसका बेस ये निजामुद्दीन जुनैद बनाता है, जिससे बेस बन जाता है और टैक्सेशन काफी सिंपल हो जाता है। टैक्सेशन के साथ साथ वो मोहम्मद बिन तुगलक की गलती को भी सुधारने की कोशिश करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉइन्स में काफी हेरफेर कर दिया था और छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स नहीं थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक का बड़े जो डिनोमिनेशन के कॉइन्स है उसके साथ छोटे छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन भी निकालना शुरू करता है। तब बड़े डिनोमिनेशन के गोल्ड कॉइन जो थे उनको कहते थे अशरफ, सिल्वर कॉइन को कहते थे टंका और कॉपर कॉइन को कहते थे जीतल। उसके नीचे कोई डिनोमिनेशन के कॉइन नहीं थे। ये क्या करता है, जीतल को हाफ में डिवाइड करता है वेट में और उसको एक नाम दे देता है, उसको और हाफ में डिवाइड कर देता है, उसको एक नाम दे देता है, और ट्रांजैक्शन ज्यादा हो इसलिए और छोटे छोटे कॉइन निकालता है। तो 1/40th ऑफ कॉपर कॉइन यानी 1/40th ऑफ जीतल कॉइन को लोग कहते थे भीख। उस कॉइन का नाम था भीख। लिटरली जो बेगर्स है, भीख मांग रहे होते हैं, वो क्या कहते थे, सोना नहीं ना सही, अशरफी नहीं ना सही, हमें क्या दे दो, भीख तो दे दो। इसी से वर्ड आया है, भीख मांग रहा है, और भिखारी ये शब्द इसी से आता है। अभी फिरोज शाह तुगलक को मुस्लिम्स के लिए काफी दान धर्म के काम करने थे, इसलिए वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स निकालता है, लेकिन वो सिर्फ रहेंगे सुन्नी मुस्लिम्स के लिए, शियास के लिए भी नहीं और हिंदूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसमें से एक डिपार्टमेंट है दीवाने खैरियत, जो गरीब बच्चों विधवाओं की मदद के लिए बनाया था। दूसरा एक डिपार्टमेंट है दारुल शिफा, जो है हॉस्पिटल जो गरीब लोगों के इलाज के लिए बनाया था। तीसरा एक डिपार्टमेंट है दीवाने इश्किकात, जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी देखभाल के लिए बनाया था। चौथा डिपार्टमेंट है रोजगार दफ्तर, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाया था। और पांचवा डिपार्टमेंट है दीवाने बंदगानी, ये गुलामों का डिपार्टमेंट था। उसे बहुत शौक था गुलामों का, गुलाम रखने का बहुत शौक था। इनफैक्ट वो ऐसा कहता था कि दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर पे जाओ और बॉर्डर के बाहर जो भी हिंदू मिले उनको पकड़ो, जबरदस्ती लेके और उनको गुलाम बनाओ। और इन्हीं हिंदू गुलामों से उसने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने बंदगानी। लिटरली 1,80,000 से ज्यादा गुलाम इस डिपार्टमेंट में थे, और इन गुलामों को वो दिल्ली में लेके आकर इनसे सारे इरिगेशन के काम, डेवलपमेंट के काम, फैक्ट्री के काम, क्लॉथिंग के काम, ये सारे इन्हीं से वो जबरदस्ती करवाता था। इस तरीके से ये डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगानी का। अब एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में तो ये फिरोज शाह तुगलक अच्छा काम करता है, लेकिन आर्मी और एक्सपेंशन की फील्ड में ये एकदम जीरो रहता है। ये बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज फॉलो करता है जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को नुकसान हो जाता है और बाद में तिमोरलांग का अटैक हमें देखने मिलता है। सो सबसे पहले आर्मी के फील्ड में क्या करता है देखेंगे। तो जो इक्ता सिस्टम था वो हेरिडेटरी बना देता है, यानी पहले जो ये इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने चालू किया था उसमें एक इक्तेदार को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब ये हेरिडेटरी हो चुका है और एक इक्तेदार को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक इक्तेदार है, उसका बेटा इक्तेदार बनेगा, उसके बेटा इक्तेदार बनेगा, और ये हेरिडेटरीशिप आ गया, जिससे दिल्ली सल्तनत को काफी नुकसान हो गया। नेक्स्ट, इसने आर्मी में जो सिस्टम थी दाग और चेहरा जो अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी वो भी इसने बंद कर दी। तीसरी चीज, आर्मी के अपॉइंटमेंट को भी ये क्या कर देता है, हेरिडेटरी कर देता है। वहां पर एक सिस्टम निकालता है इतलाक सिस्टम, इक्ता सिस्टम नहीं, इतलाक सिस्टम आर्मी में निकालता है, जिसमें क्या करता है रिटायरमेंट एज ही कैंसिल कर देता है। तो कोई भी इंसान बूढ़ा होने तक आर्मी में रुक सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई बूढ़ा हो रहा है और रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने से पहले उसे अपने बेटे को अपॉइंट करना होगा, बेटा नहीं है तो जमाई को अपॉइंट करना होगा उसी आर्मी में, अगर जमाई नहीं है तो गुलाम को लाकर अपॉइंट करना होगा उसी आर्मी में, वरना वो रिटायर नहीं हो सकता। एक्चुअली ये पॉलिसी उसने शुरू की थी क्योंकि कोई भी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए अभी रेडी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इतने लोगों ने रिवोल्ट किया, साथ में आर्मी में भी रिवोल्ट किया, तो आर्मी को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। तो अब कोई भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसने ये इतलाक सिस्टम लाया था। बट अब इन पॉलिसीज की वजह से आर्मी बहुत ही कमजोर हो गई और जिसकी वजह से बाद में हमें तिमोरलांग का अटैक देखने मिलता है। इतना ही नहीं, उसने सबको बहुत ज्यादा सैलरी देना शुरू कर दिया था। उसका एक ऑफिसर था खाने जहान मकबूल, जो वजीर भी था एक्चुअली, उसको उसने 15 लाख टंका इतनी सैलरी दी थी। ये हाई सैलरी ये ऑफिसर लेते थे, साथ में करप्शन भी करते थे। तो ये हाई करप्शन प्लस हाई सैलरी, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर की इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी एकदम खोखली हो गई थी, जो तैमूर के अटैक करते ही टूट गई और तैमूर ने इन सब का खात्मा कर दिया। लेकिन इसको पर्सनली इस बात की बहुत खुशी थी कि ये बहुत सैलरी दे रहा है, हाई सैलरी दे रहा है, दान धर्म कर रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसने खुद ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फुतूहते फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है तारीखी फिरोज शाही, इसने खुद ने लिखी है फुतूहते फिरोज शाही। उस बुक में ये लिखता है कि मेरी तिजोरी खाली रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के दिल भरे हुए होने चाहिए, लोगों के दिल खुश होने चाहिए। लेकिन लोग कौन? सिर्फ मुस्लिम सुन्नी लोग, बाकी हिंदू गरीब ही रहने चाहिए। तो इस तरीके से उसकी खुद की बुक जो है फुतूहते फिरोज शाही, जो उसने अपने खुद के हाथों से लिखी है,
उससे भी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। उस बुक में वो खुद ही मेंशन करता है कि उसे एक्सपेंशन का कोई शौक नहीं है, बस उसे कंसोलिडेट करना है, जो लोग उसके साथ है उसको अच्छे से रखना है। हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे लोग नीचे चले गए और उन्होंने बहामनी एम्पायर बनाया, विजयनगर एम्पायर बनाया, लेकिन इसने नर्मदा नदी क्रॉस नहीं की और ऊपर ही अपना रूल करते रहा। इनफैक्ट इसी के टाइम पे बंगाल में एक इक्तिदार था जिसका नाम था हाजी इलियास। वो बार बार रिवोल्ट कर रहा था, किसके खिलाफ? फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ। तो एक बार ये सोचता है एटलीस्ट मैं उसे तो सबक सिखाऊंगा। एक बड़ी आर्मी वो लेके जाता है बंगाल में और वो हाजी इलियास जो एक फोर्ट में छुपा था, इकताला फोर्ट करके, उस फोर्ट को पूरी तरह से घेर लेता है। अब हाजी इलियास का बचना मुश्किल था, लेकिन हाजी इलियास को पता था कि ये फिरोज शाह तुगलक एक इमोशनल बंदा है और एक्चुअली में ये फिरोज शाह तुगलक एक साइकोलॉजिकली इमोशनल बंदा था शायद। तो ये हाजी इलियास क्या करता है, अपनी उसकी बहुत सारी वाइफ्स होती है, 200-300 वाइफ्स होती है, वो वाइफ्स को वो काले कलर की बुरखे में बेचता है किले के बाहर, और वो लेडीज जो बुरखे में थी वो जोर जोर से रोना धोना करती है कि अब फिरोज शाह तुगलक हमें मार देगा और हम बेवा बन जाएंगे और इस फिरोज शाह तुगलक को दोजत में भी या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सारा रोना धोना देखकर फिरोज शाह तुगलक एकदम इमोशनल हो जाता है और उसे मारे बिना ही, हाजी इलियास को मारे बिना ही वापस चला जाता है दिल्ली, और फिर से हाजी इलियास इसके खिलाफ रिवोल्ट करता है। तो इससे पता चलता है हमें कि फिरोज शाह तुगलक एक इमोशनल टाइप बंदा था। और एक स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक एक्चुअली में इमोशनल बंदा था। एक बार वो क्या करता है, अपने राज्य में क्या चल रहा है वो देखने के लिए एक दिन वो भेष बदलता है, गरीब आदमी के कपड़े पहन लेता है और अपने राज्य में घूमता रहता है। घूमते घूमते वो अपने फोर्ट के बाहर आता है और वो किलेदार को बोलता है मुझे बादशाह से मिलना है। किलेदार उससे रिश्वत मांगता है। फिरोज शाह तुगलक को बहुत गुस्सा आता है कि जनता को बादशाह से मिलने नहीं दे रहा है और ये रिश्वत मांग रहा है। उसे वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं असली बादशाह हूं और मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर वो किलेदार रोने लग जाता है कि मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मुझे मार दोगे तो उनका क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलने लग जाता है। फिरोज शाह तुगलक इस किलेदार का रोना धोना देखकर एक्चुअली इमोशनल हो जाता है और उसे मारने का डिसीजन जो रहता है वो कैंसिल कर देता है। उसको बोलता है ठीक है तो रो मत। फिर भी वो किलेदार रोते रहता है तो फिरोज शाह तुगलक अपने पॉकेट में से पैसे निकालकर उस किलेदार को रिश्वत देता है और बोलता है ठीक है तू रो मत, खुश रहे। तो ऐसा इमोशनल इंसान था ये फिरोज शाह तुगलक। अब जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है उसे लगता है मैं थोड़ा तो एक्सपेंशन करूं। उसके भाई का जो ड्रीम था मोहम्मद बिन तुगलक का कि मैं थट्टा का किला कैप्चर करूं सिंध में जो है, वो तो एटलीस्ट पूरा करूं। तो वो अपनी बड़ी आर्मी लेता है और थट्टा के किले पे अटैक करता है जो कि सिंध में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वहां पर प्लेग कर की बीमारी है जो फैली हुई होती है और वो वहां से डर जाता है कि ये प्लेग अपनी आर्मी को भी लग जाएगा, तो वहां से वो रिटर्न निकल जाता है फास्ट में। लेकिन रिटर्न निकलते वक्त वो एक गलत रास्ता पकड़ लेता है और गुम हो जाता है रन ऑफ कच्छ में। जिस तरीके से पहले एक बार गजनी भी गुम हो गया था रन ऑफ कच्छ में। उस समय उसका वो जो वजीर ऑफिसर है खाने जहां मकबूल, जिसको बहुत ज्यादा सैलरी देता था, वो कहीं से आ जाता है ऊपर से और उसे ढूंढ लेता है और वापस उसको सेफली दिल्ली लेके आ जाता है। लास्ट के 10-12 इयर्स वो काफी बीमार रहता है, हाफ पैरालाइज्ड रहता है और बेड से ही अपना शासन चलाता है। 1388 में उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी बहन का लड़का तुगलक शाह ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। ये थोड़े दिन तक ही सुल्तान रहता है और उसके बाद उसका बेटा सुल्तान बनता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह तुगलक का। इस मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आर्मी का स्तर और भी नीचे हो जाता है जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम से शुरू हुआ था, और दिल्ली में कुछ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता। ये सारी चीजों को एक इंसान देख रहा होता है और इसका फायदा उठाता है। कौन? तिमुरलांग, जो एक अटैकर था, बाहर से आकर देखता है दिल्ली के आसपास कि दिल्ली में क्या हो रहा है और ये सारी सिचुएशन का फायदा उठाकर दिल्ली पे वो घमासान अटैक करता है। अब देखते हैं थोड़ा तिमुरलांग को। लांग ये नाम इसलिए गिरा क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ा था, एक पैर से लंगड़ा हुआ तिमुर, इसलिए तिमुरलांग ये नाम था उसका। इसका ओरिजिन टर्को मंगोल था, यानी इसकी माँ मंगोल से थी और पिताजी तुर्की थे। ये दोनों के मिश्रण से ये खानेट बनी थी और इसे टर्को मंगोल खानेट कहा जाता था। ये तो खूंखार था कि जिस गांव से भी जाता था उस गांव के लोगों के सर काटकर उसके बॉर्डर पे पिरामिड बना देता था ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से तिमुरलांग गया है। उस गांव की महिलाओं को आर्मी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, उनका रेप कर देता था। बहुत सारे लोगों की वाइफ के तो इसने खुद ने रेप किए। ऐसा ये तिमुरलांग इंडिया के अंदर एंट्री कर रहा है। इंटरेस्टिंगली जब ये एंट्री कर रहा था बहुत सारे राजपूतों के एरिया आते हैं, ये राजपूतों के एरिया को बाईपास कर देता है, वहां पर वो अटैक नहीं करता और डायरेक्टली ऊपर से आता है कहां पर? दिल्ली पे। दिल्ली के एरिया पे जब वो अटैक कर रहा होता है तो बहुत सारे जाट किसान उसका विरोध करता है। ये बहुत सारे जाट किसानों को, लिटरली 25,000 जाट किसानों का ये कत्लेआम कर देता है। उसके बाद ये दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच जाता है, दिल्ली के बाहर के बहुत सारे लोगों को ये मार देता है। तब ये जो मोहम्मद शाह था, सुल्तान था, वो और बाकी कुछ मंत्री उसको लेटर लिखते हैं तुम यहाँ पर अटैक मत करो, जितना भी पैसा चाहिए जो भी चाहिए हम तुमको वापस देंगे, तुम यहाँ पर बस लोगों को खून मत करना।
तब तिमुरलांग भी सोचता है कि चलो उसे अटैक करना है दूसरी जगह, उसको पैसा चाहिए, वो पैसे लेके वो निकल जाएगा। लेकिन तब क्या होता है, एक अफवाह फैल जाती है दिल्ली में कि तिमुरलांग बूढ़ा होके मर गया। और लिटरली जब तिमुरलांग के सैनिक दिल्ली में घूम रहे होते हैं, कुछ सैनिकों को कुछ लोग पकड़कर मार देते हैं। ये खबर पहुंच जाती है किसको, तिमुरलांग को। तिमुरलांग कहता है मुझे 1 लाख दिल्ली के लोगों के सर चाहिए, मुंडी चाहिए 1 लाख लोगों की। एंड लिटरली क्या होता है, ये तिमुरलांग की 90,000 की जो आर्मी होती है वो घुस जाती है दिल्ली, और दिल्ली के लोगों को कत्लेआम शुरू कर देती है। और कत्लेआम ही नहीं करती, उनके सर काटती है, भाले में घुसाती है और हर जगह उसको घुसा के रखते हैं। तो उस समय जब तिमुरलांग ने अटैक किया दिल्ली के ऊपर, अगर दिल्ली का नजारा देखना होगा तो हर गली में क्या था, एक काठी थी जिसके ऊपर सर था और उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, जो चील कौवे खा रहे थे। ऐसा भयानक नजारा हो जाता है दिल्ली का। ये जो मोहम्मद शाह सुल्तान होता है वो एकदम टेरिफाइड हो जाता है। वो जाता है, तिमुरलांग के पैर पड़ता है कि भाई तू और कत्लेआम मत कर, लोगों की और जान मत ले। तब जाकर तिमुरलांग रुक जाता है, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे वो वसूल करता है। इतना ही नहीं, वो जाता है जामा मस्जिद में और वहां पर खुद के नाम का खुतबा पढ़वाता है, और फिर उसके बाद 15 दिन बस वो रहता है यहाँ पर, और 15 दिन के बाद वापस चला जाता है। लेकिन ये जो खुतबा वो पढ़ता है उसका फायदा बाद में जब बाबर अटैक करता है उसको होता है। बाबर कहता है कि मेरे जो पूर्वज थे तिमुरलांग, क्योंकि बाबर तिमुरलांग का वंशज होता है, वो मेरे जो पूर्वज थे तिमुरलांग, उन्होंने यहाँ पे खुतबा पढ़ा था और वो यहाँ के ऑफिशियल राजा है, तो मैं भी यहाँ पर ऑफिशियल राजा डिक्लेयर कर सकता हूँ खुद को। ये तिमुरलांग की खुतबा का बाबर को बहुत आगे फायदा होता है साइकोलॉजिकली, लोगों के मन में अपनी छाप बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो फिरोज शाह तुगलक था उसका एंड ऐसा होकर उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनका भी एंड तिमूर द्वारा ऐसा हो जाता है। और दिल्ली जो एक जमाने में काफी प्रॉस्परस थी, वो तिमुरलांग के अटैक के बाद बन जाती है टोटली जीरो। और तिमुरलांग जाने से पहले अपने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करता है जो सैयद डायनेसिटी के होते हैं, और इसी के साथ शुरू होती है दिल्ली में सैयद डायनेसिटी। सैयद जो है डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद के रिलेटिव्स माने जाते हैं, उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, और वो वहां पर अभी दिल्ली में रूल कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे नॉर्थ में दिल्ली जो पूरा जीरो हो चुकी थी तिमुरलांग के अटैक की वजह से, और जाने से पहले वहां पर तिमुरलांग ने सैयद डायनेसिटी शुरू कर दी थी। और सैयद डायनेसिटी के टाइम पे भी क्या था, दिल्ली की इकोनॉमी पूरी क्रश थी और दिल्ली बन गई थी जीरो। लेकिन विंध्य पर्वत के नीचे 2 डायनेसिटीज जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे शुरू हुई थी, जिनका नाम था विजयनगर और बहामनी, वो अब धीरे धीरे बन रही थी हीरो और काफी प्रॉस्परस वो हो जाती है। खास करके विजयनगर काफी प्रॉस्परस होता है। तो अगली एपिसोड में हम देखेंगे नीचे विजयनगर और बहामनी जो डेवलप हो रहे हैं, और ऊपर सैयद डायनेसिटी जो कि और खत्म हो जाती है। उसके बाद लोदियों की डायनेसिटी आ जाती है।